नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के गेस्ट अमित सेठ जी। अगले आधे घंटे हम लेंगे आपके सवाल, साथ ही करेंगे मार्केट पे बात, लेकिन उससे पहले शुरुआत हेडलाइन से। जनवरी सीरीज की दमदार शुरुआत, निफ्टी 170 पॉइंट चढ़कर 23,900 के पार, बैंक निफ्टी भी 400 पॉइंट से ज्यादा ऊपर, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। ऑटो शेयर्स में आज तूफानी रफ्तार, 2% चढ़ा निफ्टी ऑटो इंडेक्स, वहीं 4% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना एस्कॉर्ट। साथ ही बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स भी 2 से 3% उछले। फार्मा और मेटल शेयर्स में भी रौनक। सीमेंट में नंबर 1 बनने की तेज हुई लड़ाई, अल्ट्राटेक ने स्टार सीमेंट में 851 करोड़ रुपए में खरीदारी की, 8.7% हिस्सा खरीदा। 8.7% हिस्सा प्रोमोटर ग्रुप से 335 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुआ सौदा। स्टार सीमेंट में करीब 3% का उछाल। ममता मशीनरी के आईपीओ ने किया मालामाल, लिस्टिंग के दिन ही डबल से ज्यादा दिए रिटर्न। डैम कैपिटल भी 39% प्रीमियम पर लिस्ट। साथ ही ट्रांसरेल, लाइटनिंग, सनातन टेक्सटाइल और कॉनकॉर्ड एनवायरो भी 19 से 35% तक के प्रीमियम रेंज में हुए लिस्ट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन, 92 की उम्र में दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। कल होगा अंतिम संस्कार, 7 दिन का राजकीय शोक। पीएम मोदी ने कहा, देश ने अपना सबसे विशिष्ट नेता खोया। तो आज का ट्रेड सेटअप तो काफी शानदार लग रहा है। बाजार अपने डे हाई के रेंज पे कामकाज कर रहे हैं और एक वॉरेन बफे का फेमस कोट भी है, इन इन्वेस्टिंग व्हाट इज कंफर्टेबल इज रियरली प्रॉफिटेबल। साथ ही साथ इस टाइम पे अगर हम सारे इंडाइसेस देखें तो अच्छी खासी तेजी हमने देखने को मिल रही है, लेकिन बाजार का इस टाइम पे जो मेन प्राइमरी फोकस है, आई बॉल्स है, वो है फेड के आउटकम में रेट कट को लेकर डिसीजन क्या होता है। और जब जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी को संभालेंगे तो उस टाइम पे टैरिफ पॉलिसीज में किस तरीके का शिफ्ट देखने को मिलता है। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करी जाए तो ये पॉजिटिव टेरिटरी में इस टाइम पे कारोबार कर रहे हैं। साथ ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाजार को 23,600 और 23,500 से मिला है और पहले रेजिस्टेंस को तो बाजार ऑलरेडी क्रॉस कर गया है 23,900 के। अब ये जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है वो 24,000 और साथ ही साथ 24,100 की तरफ है, जहां पे इसको अपना सेकेंड और थर्ड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मूड माहौल देखा जाए तो वो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। गुड मॉर्निंग अमित सर, कैसे हैं? बाजार का मूड तो अच्छा है, आपका किस तरीके का सेटअप है न्यू ईयर को लेके? जी गुड मॉर्निंग कंचन मैम, गुड मॉर्निंग श्रेया मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम आज का सेटअप काफी अच्छा है। अगर हम देखें निफ्टी पिछले 3 दिनों के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोनों ही इंडाइसेस अगर हम देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी ओपन इज इक्वल टू लो है, मैंने जहां पे बाजार खुला दैट वाज द लो और वहां से हम एक अपथ्रस्ट देख रहे हैं व्हिच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। हैविंग सेड दैट 24,000 के आसपास एक हमारा रेजिस्टेंस आता है। आई थिंक दैट इज अ स्टिफ रेजिस्टेंस। जब तक वो डेली क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं होता है थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, बट ओवरऑल नेट नेट अभी सेटअप इंट्राडे पर्पसेस के लिए पॉजिटिव है। अगर किसी की पोजीशन ली हुई है अर्ली मॉर्निंग में तो देन ही शुड कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 23,850 ऑन स्पॉट। कोई डिप आए 875-80 तक तो एक 25 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ एक बाय ऑन डिप की रणनीति भी बनाई जा सकती है। ओवरऑल मुझे लगता है कि आज के सत्र में 23,950 के आसपास टारगेट्स रहेंगे, बट डिप में बाय करें, पोजीशन ऑलरेडी है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करें। ठीक है, तो एक बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन हमें देखने को मिल रहा है। अपने लो से अभी फिलहाल निफ्टी 100 पॉइंट अप और कामकाज करता फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन 23,850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। कोई भी डिप आई तो एक खरीदारी का अच्छा मौका। अब चलते हैं हमारे कॉलर्स के पास। पहला कॉलर कहाँ से जुड़ रहा है? गुड मॉर्निंग सर, अपना सवाल पूछिए, अपना नाम भी बताइए। हाँ नमस्कार, मैं विजय कुमार दुग्गड़ बोल रहा हूँ बेंगलोर से जी। मेरे पास 100 शेयर मजगांव डॉक के हैं 5,200 के रेट पर और 50 शेयर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है 5,000 के रेट पर। ठीक है, कितने टाइम फ्रेम के लिए आपने ले रखा है अपने पोर्टफोलियो में? टाइम तो देखिए जब तक प्रॉफिट नहीं आ जाए इसमें तब तक रखेंगे, कोई परवाह नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। ठीक है अमित जी, फिलहाल मजगांव में ये तो लॉस में चल रहे हैं, लेकिन इनके पोर्टफोलियो में 2 डिफेंस सेक्टर का स्टॉक्स, अभी आज की ही बात करें तो इसमें फिलहाल थोड़ी सी दबाव देखने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है सर आपको स्टॉक, क्या करना चाहिए? आप फिलहाल अभी होल्ड करें?
जी, इनका कैपिटल पोर्टफोलियो देख के नजर आ रहा है काफी अच्छा खासा लॉस है। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो मझगांव डॉक में पेन था, आई थिंक दैट इज ओवर। यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा पिछले 3-4 महीनों में बेस बनाया है। स्टॉक ने की रेजिस्टेंस अपना लगभग क्रॉस किया था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये बात सही है कि पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा सा एक इसमें पुल बैक है, बट दैट इज आई थिंक अकॉर्डिंग टू द मार्केट। तो जब तक यहाँ पे 2250 तक के लेवल्स इंटैक्ट है, आई थिंक इसे पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है, तो इसे होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2250। HCL इज अ गुड काउंटर। रिसेंटली एक इसमें क्रैक जरूर देखा, बट हम इस स्टॉक में कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कंटिन्यूअसली 200 MA प्रोटेक्ट हो रहा है। वीकली चार्ट्स में 4100 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। स्टॉक ने पिछले बार वहां से बाउंस किया था, तो 4100 के स्टॉप के साथ इसे होल्ड करें। फिलहाल स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है। जी, तो मज़गांव की बात हो रही है और आज इसमें एक स्प्लिट भी देखने को मिला है हमें 5:1 का। विजय जी, एक बार ये बताइए कि आपका एवरेज प्राइस क्या आया है स्प्लिट होने के बाद? एवरेज प्राइस तो 2600 ही आएगा ना उसमें, Right. मज़गांव का। राइट, तो आज स्प्लिट भी हुआ है तो इसकी वजह से भी एक कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन अमित सर, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी डिफेंस सेक्टर के ऊपर, जहां पे ये बोला गया है एंटायरली डिफेंस सेक्टर के ऊपर, नॉट ओनली मज़गांव के ऊपर बात हो रही है ये, कि जो बाजार में करेक्शन आया है ना, तो वहां से डिफेंस सेक्टर को कहीं ना कहीं अच्छा खासा पुश मिला है। और नॉट टू फॉरगेट कि हम बजट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो वहां से भी डिफेंस सेक्टर के अंदर एक अच्छा खासा बूस्ट आगे चल के देखने को मिल सकता है। नॉट पर्टिकुलरली मज़गांव, बट हाँ एंटायरली डिफेंस सेक्टर। कंचन मैम, जितनी मैंने फंडामेंटल स्टडी की है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम अ टेक्निकल एनालिस्ट आई एम अ सीईओ आल्सो, डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें कंटिन्यूअस ऑर्डर्स आते रहेंगे। इंडिया का जिस हिसाब से थ्रस्ट है कि ऑल द डिफेंस प्रोडक्ट शुड बी मेड इन इंडिया, बी इट शिप, बी इट एयरक्राफ्ट, और जिस हिसाब से हम HCL में भी देख रहे हैं कि तेजस MK2 भी बनेगा। तो वन ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ द सेक्टर है कि गवर्नमेंट के थ्रस्ट के कारण यहाँ पे ऑर्डर्स कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, बिकॉज हम अपने डिफेंस फोकस काफी अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। द ओनली की पॉइंट इज कि ओवरऑल देखते हुए हमें थोड़ा सा वैल्यूएशन और टेक्निकल जरूर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल्स, यहाँ पे बहुत अच्छा नजरिया है लॉन्ग टर्म को लेके फॉर द डिफेंस सेक्टर। वेल, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए डिफेंस काउंटर में एक बुलिश स्टांस मेंटेन है। ओके, वेल आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डायरेक्टली मुंबई में ही है हम, और इस टाइम पे साउथ की तरफ हम घूम रहे हैं और गौरव जी के साथ जुड़ते हैं। गौरव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। यस, मैं आपका सवाल? दिल्ली से बात कर रहा हूँ और मेरा स्टॉक है रेणुका। मैंने हाई पे लिया था 52 और क्वांटिटी 2000 की है। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ एवरेज करने का इसको। सो क्या चांसेस हैं इसको एवरेज करने के बाद अगर कुछ मुझे प्रॉफिट मिल सके आगे? वेल, तो काफी ज्यादा आपने अपने करीब 52 हफ्ते के हाई पे शेयर को खरीदा है। अब Yes, आप अब तो आपने ये कमिट कर लिया कि आपने हाई पे ले लिया, लेकिन उस टाइम पे शायद से आपने चार्ट्स को ढंग से देखा नहीं और सबसे मेन चीज स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने, तभी ये इतना ड्रैग डाउन होके आ गया, राइट? आज से 3-4 महीने यहाँ पे हमें स्टॉक्स, जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं वहाँ पे तेजी तो देखने को मिली थी, जिस टाइम पे गवर्नमेंट ने इथेनॉल डाइवर्जन कैप को कहीं ना कहीं लिफ्ट अप किया था। लेकिन उसके बाद रेणुका शुगर में लगातार एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है। पिछले 1 महीने का चार्ट देखें तो करीबन 8% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में भी 18 से 20% ये लुढ़क चुका है। आगे की ट्रेजेक्ट्री अमित सर किस तरीके की है? अभी तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? पहला ये सवाल। दूसरा सवाल भी मैं पूछ लेती हूँ, इतना नीचे ऑलरेडी आ गया है, क्या एवरेजिंग की सलाह है? और तीसरा सवाल, लॉस बुक कर लिया जाए? जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा न्यूज बेस्ड सेक्टर है। जिस हिसाब से एथनॉल की पॉलिसी आई थी तो उस समय एक अपथ्रस्ट मिला था और स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया था। प्लस ये सेक्टर काफी डिमांड सप्लाई और शुगर की प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है, तो एवरेजिंग की इसलिए सलाह नहीं है, क्योंकि टेक्निकली अगर हम देखें तो 38.50 रुपीज के आसपास इसका 200 डे वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, और वहां पे चार्ट पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन भी है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। आई थिंक देन द स्टॉक में स्लाइड टू 35 एंड 32 रुपीज। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ स्टॉप लॉस ऑफ 38। नया पोजीशन इसलिए नहीं बनाने बोलूंगा क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो 38 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 35-32 तक के लेवल से फिलहाल
देखने को मिल सकता है, लेकिन 38 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके एवरेजिंग की सलाह नहीं है फिलहाल आपको, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ड्रैग्ड है। अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और खुशवा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुशवा जी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। जी, आपका सवाल। मैडम हमारा सवाल है LIC पे लेके। LIC को हमने IPO के भाव में लिया हुआ है और तभी से ये होल्ड है, तो इसको होल्ड रखना चाहिए या स्विच करके किसी दूसरे में चला जाना चाहिए। और दूसरा एक क्वेश्चन है हमारा सुजलॉन एनर्जी पे। इसके हमारे पास 150 शेयर है, 64 की बाइंग है मैडम, तो इसमें एवरेजिंग करना चाहिए क्या? 2 क्वेश्चन है मेरे। ठीक है, बिल्कुल। तो आपकी LIC से शुरुआत करते हैं। 30 की खरीद इनकी IPO के टाइम से इन्होंने होल्ड कर रखा है। अभी 895 के लेवल पर कामकाज करता हुआ LIC, और 52 वीक का हाई की बात करें तो 1200 के करीब था इसका। आज भी थोड़ी ही सही लेकिन बढ़त देखने को मिल रही है अमित जी इसमें। LIC में करना क्या चाहिए? अभी IPO से उन्होंने होल्ड कर रखा है, आगे भी होल्ड की सलाह है कि प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए इसमें? नहीं, मेरे हिसाब से इसको होल्ड ही करना चाहिए। स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में, और वीकली चार्ट पे देखे तो लगभग सपोर्ट आता है 860 रुपए का। तो जो भी मुनाफा ये इनका हो रहा है उसका स्टॉप लॉस एक ट्रेल कर लें 860 रुपीज में टू डिफेंड इस प्रॉफिट। 860 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पिछले 1-1.5 साल में देखा गया जब जब इन लेवल्स के आसपास आया 870 880, तो एक डिमांड यहाँ पे निकली है। तो 860 के स्टॉक के साथ इसे होल्ड करे LIC। और दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन को भी होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे तेजी तभी बनेगी सुजलॉन में वंस द स्टॉक प्राइस क्रॉसेस 69। इन द मीनवाइल स्टॉक इज इन अ कंसोलिडेशन मोड। एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें यहाँ पे 62 रुपीज का। लेकिन सुजलॉन में पूछ रहे हैं अमित जी कि एवरेजिंग कर सकते हैं कि नहीं, है तो उनके पास स्टॉक्स और भी ऐड करना चाह रहे, अगर हाँ तो किस लेवल्स पे एवरेजिंग की सलाह रहेगी, या फिर अभी सलाह नहीं एवरेजिंग की? नहीं मैम, मैं एवरेजिंग की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज वी वेट फॉर अ हायर हाई हाई लो स्ट्रक्चर इन स्टॉक्स। मैंने जब एक स्टॉक फंडामेंटली एक तेजी में आता है, टेक्निकली एक तेजी में आता है, तभी हम उसमें बोलते हैं ऐड ऑन करने का, बिकॉज अभी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। इट्स जस्ट इन अ कंसोलिडेशन मोड। यहाँ तो अगर ये 68 69 के ऊपर निकले तो वहां पे ऐड किया जा सकता है, बिकॉज आई थिंक तब वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा। फिलहाल साइडवेज है, ड्रैग भी हो सकता है नीचे की तरफ, इसीलिए 62 का स्टेक स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। वेल तो ये थी राय LIC और साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी पर। लेकिन मुझे लग रहा है सिर्फ हमारे FIs छुट्टी पे नहीं गए हैं, हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स भी छुट्टी पे चले गए हैं, क्योंकि मेरे पास मैसेज की जो तादाद है थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है। अमित सर, आपका क्या प्लान है? जी मैम, बस खास कुछ नहीं। फ्राइडे को, आई मीन 31st को जस्ट थोड़ा सा प्रोग्राम है ओवरनाइट। TGIF हम आज से ही स्टार्ट कर दें? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बस 31st को ही जाऊंगा। ओके चलिए वेल लेकिन हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे एक दरख्वास्त है कि जितने भी आपको सवाल पूछने हैं आप श्रेया को, मुझे या CNBC आवाज़ को टैग करके हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे अपने सवाल पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस व्हाट्सएप नंबर पे 7045220000 पे आप मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आगे बढ़ा जाए और सीधा चलते हैं जयपुर, नॉर्थ की साइड थोड़ा सा घूमा जाए और नदीम जी के साथ जुड़ा जाए। नदीम जी गुड मॉर्निंग, सुना है जयपुर में बारिश हो रही है? हाँ जी मैडम, बारिश हो रही है जी। आपका सवाल क्या है सर? मैडम मेरे पास ओरिएंट सीमेंट के शेयर है 200 की प्राइस पर 500। बढ़िया। तो निकल जाऊँ या होल्ड करूँ मैम? बढ़िया, अच्छा पैसा कमा लिया आपने। पर शेयर यहाँ पे 150 रुपए का मुनाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस टाइम पे देखें तो अपने 52 हफ्ते की ट्रेजेक्ट्री में के पास ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 350 करंट मार्केट प्राइस है। 52 हफ्ते का जो हाई है वो है करीबन 379 का। अगर हम पिछले अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पे एक मर्जर एंड एक्विजिशन होता हुआ दिखाई दिया था और 3 दिन के अंदर स्टॉक में करीबन 18% की एक तेजी देखने को मिली थी। अमित सर, क्या इस टाइम पे पैसा बांध लिया जाए और निकल लिया जाए या अभी भी होल्ड की सलाह है? होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से स्टॉक एक बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और आज के सत्र में हम थोड़ा सा रेंज का एक्सपेंशन देख रहे हैं ऑन द अपसाइड। तो मुझे लगता है यहाँ पे 370 375 पॉसिबल है। एक 333 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को राइड करें। होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो ये रही स्टॉप लॉस का लेवल 313 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ओरिएंट सीमेंट में फिलहाल अभी होल्ड की सलाह है। अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। विकास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। विकास जी गुड मॉर्निंग, कैसा मौसम है वहाँ पर? हाँ, थोड़ी बहुत ठंड है यहाँ पर। ठीक है, हेलो। ठंड तो जी बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई में
ठंड के दर्शन हो नहीं रही तो मुझे इसका अंदाजा है नहीं। खैर अपना सवाल पूछिए आप। जी मेरे पास टाटा टेक्नोलॉजीज है 1225 के रेट पे एवरेजिंग है 200 शेयर। तो मेरे पास लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा 15 साल के आसपास। तो मैं जानना चाह रहा था कि इसमें और एवरेजिंग करी जाए या क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, 15 साल का व्यू लेके चल रहे हैं टाटा टेक पर। फिलहाल तो ये लॉस में 319 ऑलमोस्ट 320 पर शेयर के लॉस में चल रहे हैं। 905 के लेवल पर कामकाज कर रहा टाटा टेक, लेकिन इसकी लिस्टिंग बड़ी दमदार हुई थी। 1 महीने में ज़्यादा टूट गया, 3.5% से ज़्यादा। 6 महीने में भी गिरा है टाटा टेक। क्या करना चाहिए अमित जी? 15 साल के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं, सलाह रहेगी होल्ड करने की? जी मैम, अक्सर इस शो में ये वाला स्टॉक हमेशा आता है टाटा टेक, और प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम डिस्कस करते हैं वहां से फिर एक नीचे का लेवल देखते हैं और स्टॉक एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है जो भी थमा नहीं है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अपना 10 EMA भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है और काफी दिक्कत बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे लग रहा है। तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी राइज आए, कोई भी बाउंस आए जहाँ पे इनका लॉस कम हो, तो एग्जिट की सलाह है यहाँ से। जी, तो ये थी राय टाटा टेक में। अमित सर ये बताइए कि जैसे सर इन्होंने बोला कि 15 साल का नजरिया है, जब आपने स्टॉक मार्केट में शुरुआत की थी काम करने की, आपने भी कोई ऐसा स्टॉक अपने रडार पे रखा था कि मैं 15 साल तक इसमें होल्डिंग बनाए रखूंगा? नहीं मैम, मैं खाली एक चीज कहूंगा कि 15 साल में मैंने ये सीखा है कि नथिंग इज परमानेंट। ऑब्सोलेसेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इस मार्केट में। अगर आप रिमेम्बर करेंगे तो 2010-12 में ब्लैकबेरी के फोन्स काफी फेमस होते थे, और मेरे पास था। और उसके बाद आईफोन आ गया और कितना बड़ा मार्केट कैप था ब्लैकबेरी का, एंड दैट वेंट आउट ऑफ पिक्चर ओनली सीन। तो कोई भी कंपनी आप ट्रैक करें तो पहले होता था कि नजरिया 1 से 2 साल हम आराम से देखते थे। अब क्वार्टर टू क्वार्टर देखना पड़ता है कि उनके प्रोडक्ट्स रेलेवेंट है कि नहीं मार्केट में। मैं किसी मोटर कार कंपनी का नाम नहीं लूंगा। अब जैसे ईवी इज द मेन थिंग। अब कोई कंपनी अगर ईवी में नहीं अच्छे से प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पा रही है तो कितनी भी बड़ी कंपनी हो तो आगे जाके उसका टर्नओवर और सेल्स कम ही होंगे। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, नॉट नेमिंग एनी कंपनी। सो प्रोडक्ट रेलेवेंस जो 20 साल पहले नहीं था, बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया कि वेदर आपका जो प्रोडक्ट जो सेक्टर में आप डील कर रहे हैं वो आने वाले समय में रेलेवेंट है कि नहीं। आई थिंक दैट विल डिसाइड वेदर यू शुड होल्ड दैट स्टॉक और नॉट। वेल, तो क्या सर का उस टाइम पे नज़रिया था और क्या सोच समझ के किया, तो वो हमने जानकारी ले ली है। चलिए आगे बढ़ा जाए और जिस काम के लिए बैठे हैं उसे भी कर लिया जाए। पुनीत जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं रतलाम से। गुड मॉर्निंग पुनीत जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम। मैं आपके शो का बहुत बड़ा फैन हूँ मैडम। धन्यवाद। मैडम मेरा क्वेश्चन है IRFC के लिए। मेरे पास 30.14 के 300 स्टॉक्स हैं, तो मैडम उसके लिए क्या रहेगा? क्योंकि मैं बोर हो चुका हूँ उसको देख देख के, इसलिए। नहीं, 30 रुपए की खरीदे ना? यस मैम। बस ना, अब तो हो गया, ठीक है। अब तो बोर मतलब अब तो हो गया। 147 पे ट्रेड कर रहा है, 30 रुपए पे खरीद के रखा हुआ है। और रिसेंटली ये खबरों में भी बना हुआ था, अभी इसने 2840 का वो फंड रेज किया है थ्रू 10 ईयर बॉन्ड एट द इंटरेस्ट ऑफ 7.15%। ठीक है अमित सर, मैं तो कुछ इसमें बोल लूंगी नहीं क्योंकि बोर हो गए हैं, तो निकल लिया जाए सीधा सीधा। जी, बोर हो गया तो एटलीस्ट 50% मुनाफा पोजीशन में बांध ले। स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, तो जब एक कंसोलिडेशन में आता तो एक दायरे में आ जाता है। नीचे में 136 और ऊपर में मैं देख रहा हूँ 167। ये 30 रुपए के दायरे में स्टॉक अप डाउन कर रहा है। जब तक यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा वी विल नॉट सी अ मूव। तो बोर हो गए हैं और मुनाफा अच्छा खासा है, तो एटलीस्ट 50% पोजीशन में बांध लेना चाहिए मुनाफा। और बाकी पोजीशन का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 136 रुपीज का पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह यहाँ पे आपको IRFC में देखने को मिल रही है। 126 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अरविंद जी से। अरविंद जी गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैडम, मैं अरविंद बोल रहा हूँ कोलकाता से। अरे वाह जी, आपका सवाल? जी मेरा सवाल ये है कि मुझे अदानी ग्रीन लिया हुआ है 1426 के भाव पे 50 शेयर्स, और टाटा इन्वेस्टमेंट और लिया हुआ है 64 शेयर्स 8000 के भाव पे। सुदर्शन केमिकल 79 शेयर्स 1224 के भाव पे,
और आर्काडे डेवलपर्स 600 शेयर बस 188 सर, के भाव। पोर्टफोलियो ही पूरा स्कैन करवाएंगे लग रहा है आप आज। मैम खैर आपका सवाल फंसा हुआ हूँ, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करिए प्लीज। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अडानी ग्रीन से शुरुआत करते हैं आपके सवाल की। अडानी ग्रीन इन्होंने 50 शेयर्स लगे हैं 1426 के भाव पे, अभी तो 1068 के लेवल पर कामकाज करता। फिलहाल 2 दिन से इसमें तेजी देखने को मिल रही थी अमित जी, लेकिन 6 महीने का चार्ट देखें अगर तो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, 40% से ज्यादा। वही इस साल में अब तक इसने भी नेगेटिव रिटर्न दिया है, 33% से ज़्यादा टूटा है। काफ़ी लोग फंसते हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, स्पेशली इस वाले पर्टिकुलर काउंटर में क्या सलाह रहेगी इनको? यहाँ पे स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली खराब है। कोई भी पुल बैक आता है स्टॉक में तो सस्टेन नहीं करता, और उसके बाद हम 2 से 3 दिनों के पुल बैक के बाद देखते हैं कि स्टॉक वापस थोड़ा स्लाइड करना शुरू कर देता है। थोड़ा सा न्यूज बेस्ड स्टॉक है, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती है यहाँ पे। फिलहाल हमने ये देखा है डाउन ट्रेंड में जरूर है, बट एक इसने स्टॉक में होल्ड करने की कोशिश की है 1020 के लेवल में। अगर 1020 टूटता है तो फर्दर डाउन साइड यहाँ पे देखेंगे। तो पोजीशन यहाँ पे है और इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं है, तो 1020 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी। 2020 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलिए, आपको हिदायत है क्योंकि स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया था। एक और सवाल लेते हैं, बाकी आप कल के शो में पूछ सकते हैं आपके 2 और सवाल। टाटा इन्वेस्टमेंट पे सवाल लेते हैं, इस पे भी ये इन्होंने अपनी अच्छी खासी पोजीशन बना रखी है, क्या करना चाहिए सर टाटा इन्वेस्टमेंट में? इन्वेस्ट में होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में है, 6400 ऑन द डाउन साइड, और ऊपर में 7300 के भाव जब भी आते हैं तो वहां पे एक रिजेक्शन देखते हैं। अब ये कब कंसोलिडेशन रिजॉल्व होगा, डेट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। इन द मीनवाइल अगर आपकी पोजीशन है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 6600 का लगा के रखें यहाँ पे। ओके, तो ये थी राय टाटा इन्वेस्टमेंट पे। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा काम देके जा रही हूँ। जितने भी हमारे दर्शक हैं, न्यू ईयर पे वो क्या रेजोल्यूशन लेने वाले हैं वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ के ज़रूर बताएं, और जो सबसे पहले कमेंट आएगा मैं वो यहाँ पे डिस्क्लोज भी करूँगी। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और अब वक्त हो गया है ग्रोथ कोड का, जो ग्रो और CNBC आवाज़ की एक खास पहल है। इस पहल के जरिए हम आपको बाजार की गहराइयां समझाते हैं और उन रणनीतियों के बारे में बताते हैं जिनसे आप निवेश के रिलेटेड सही फैसले ले सके। आज हम आपको बताएंगे कि बाजार में जो वॉलेटिलिटी है उसका खेला किस तरीके से होता है, और ब्लैक स्वान घटनाएं क्या होती हैं, और साथ ही साथ ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। तो आइए देखते हैं। बाजार एक नाजुक संतुलन पर चलता है। ट्रेडर्स पोजीशंस और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये संतुलन कभी भी अचानक पूरी तरह से पलट सकता है। अचानक हुई ऐसी घटनाओं को कहते हैं ब्लैक स्वॉन्स। So there's a book by Nassim Taleb in which he says that by the outset you cannot predict that a black swan is going to come. In fact, they say that there are 12 recession outcome every year, but hardly any materialize. ब्लैक स्वॉन की तबाही को बयां करने के लिए एक झटका ही काफी है। 2008 में हमें इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिला, जब अचानक से आया सब प्राइम क्राइसिस। जनवरी 2008 से मिड सितंबर तक निफ्टी में 35% की गिरावट देखी गई। 15 सितंबर को जब लीमन ब्रदर्स ने बैंकरप्सी फाइल की, उसके बाद साल के अंत तक निफ्टी 25% और गिरकर 3000 के लेवल तक जा पहुंची, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा झटका लगा। भारतीय बाजारों की मार्केट कैपिटलाइजेशन एक साल में ही आधी हो गई। उसके बाद 2020 के कोविड-19 पैंडेमिक में एक और ब्लैक स्वॉन घटना घटी। 28 फरवरी को सेंसेक्स ने 1194 अंकों की गिरावट दर्ज की, लेकिन इस बार भारतीय ट्रेडर्स की तैयारी पहले से बेहतर थी। So traders were able to manage the 2020 COVID crash. Traders were aware that you need to manage your overnight risk, but I made a rule that no matter if I'm carrying any overnight trade, I'll hedge the trade. So if I had naked futures, I would have lost 3.5 lakhs on a single lot, but due to my hedge, my loss on this trade was only 20,000. इससे आप क्या समझे? ब्लैक स्वॉन घटनाओं को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बेहतर प्लानिंग के साथ आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। So one key lesson which I have learned is, no matter how sure you are about the markets, every trade should be hedged overnight, and in case of any major correction, you should not lose more than 5%. And the way to do that is, suppose you are long in any instrument, you buy a protective put, which means you are buying a put certain percentage away from the current market price, so that even in case of any correction, your losses are capped and you are not losing more than 5% of your trading capital. बाजार में कभी भी अचानक तूफान आ सकता है, लेकिन सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप इन तूफानों का डटकर सामना कर सकते हैं।
अब चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ, वहाँ कौन कौन से सवाल आ रहे हैं एक बार वो लेने की कोशिश करते हैं। रोहन जी पूछ रहे हैं MCX के ऊपर, और ये पर्टिकुलर काउंटर देखें अमित जी आप, तो एक्सचेंजेस वाले स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न कमा कर दिया है अपने निवेशकों को। एक साल में इसने, इस साल में अब तक इनफैक्ट 100 से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 100% से ज़्यादा रिटर्न। वहीं 6 महीने में देखें इसने तो 65% से ज़्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को कमा कर दिया है। क्या करना चाहिए ऐसे वाले स्टॉक्स में? जी, अगर इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। हर छोटी मोटी गिरावट में भी, छोटे मोटे पुलबैक में भी यहाँ पे रेगुलर हमने डिमांड देखी है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। और अगर डेली चार्ट्स देखें तो स्टॉक ने पिछले 1.5 साल में अपना 50 डेमा कभी वायलेट नहीं किया। जब भी 50 डेमा पे आया वहां से एक डिमांड इमर्ज हुई है। अभी वापस हमने देखा कि कल के सत्र में इसने ऑलमोस्ट 50 डेमा टच किया। तो मेरे को लगता है कि स्टॉक वंस अगेन इट्स एट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर बात करें तो कल का जो लो था दैट कम्स अराउंड 6286, जस्ट एक 100 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा। 6286 के स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है फॉर अ रिबाउंड वंस अगेन टू 6500 एंड 6700। वेल, तो ये थी राय MCX में, और हमने 3 हफ्ते पहले ही देखा था कि इसने अपने ऑल टाइम हाई 7000 के मार्क को पहली बार क्रॉस करा था। उसके बाद थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग जो आना जायज़ भी है, और वापस से ट्रेजेक्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अमित सर, थैंक यू सो मच, एंड इसके साथ ही साथ वीकेंड अच्छे से एंजॉय करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। श्रेया, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, और आगे का आप कारोबार आपको ही संभालना है खिलाड़ी नंबर 1 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त ट्रेडर्स हॉटलाइन से।